नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। आप सभी को नव वर्ष 2016 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में अक्सर लोग तमाम तरह की नई शुरुआत करते हैं। क्यों ना आप भी नए साल में निवेश के नए तरीके की शुरुआत करें। पुरानी गलतियों को भूलकर पोर्टफोलियो में बदलाव करने और निवेश को सही जगह लगाने का मौका ये नया साल बन सकता है। करेंगे सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश के विकल्प इक्विटी के बारे में। निवेश पर अच्छे रिटर्न हासिल करने के लिए आप किसी भी सूरत में इक्विटी से किनारा नहीं कर सकते। अगर इक्विटी में आपने निवेश नहीं किया तो आपका पोर्टफोलियो ही अधूरा है। शेयर बाजार के साथ दिक्कत यही है कि जानकारी ना होने पर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला यह जरिया बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस मुश्किल से बचने का इकलौता रास्ता है म्यूचुअल फंड, जहां पर कम रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न्स मिलने की भरपूर गुंजाइश बनी रहती है। आज धन दौलत में हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न्स पर यह रिपोर्ट। सभी लोगों की जिंदगी में घर और कार खरीदने समेत बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी तक कई महत्वपूर्ण पड़ाव आते हैं। इन सभी खास मौकों का मजा जेब में मौजूद भरपूर रकम से ही दोगुना हो सकता है। यानी मनचाहे तरीके से पैसे को खर्च करने की आजादी ही सभी खुशियों को संवारती है। आखिर इन खुशियों में बढ़ोतरी के लिए जिस रकम की बात हमने की, उसका इंतजाम कैसे किया जाए? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बचत को सही जगह निवेश करना है। निवेश के पारंपरिक विकल्पों यानी बैंक एफडी और गोल्ड से थोड़ा हटकर सोचना है। दरअसल इक्विटी में निवेश किए बिना कोई भी निवेशक जिंदगी में तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंच ही नहीं सकता। इक्विटी यानी शेयर बाजार, जिसमें बगैर जानकारी के रकम लगाना जोखिम का सबब भी बन सकता है। फिर किया क्या जाए? कैसे निवेश के इस सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्प का फायदा उठाया जाए? इसका जवाब है म्यूचुअल फंड्स में निवेश। पिछले 10 साल में शेयर बाजार ने जहां सालाना 12% रिटर्न दिया है, वहीं म्यूचुअल फंड्स के कुछ स्कीम्स के रिटर्न 17% तक रहे हैं। साफ है कि महंगाई को धराशायी करते हुए शेयर बाजार के रिटर्न को भी मात देने का मादा अगर किसी में है तो वो विकल्प है म्यूचुअल फंड। जिन निवेशकों ने शुरुआत में म्यूचुअल फंड से पैसा कमाया है, उनकी देखा देखी नई जमात इसके महत्व को समझ रही है और साल 2015 में 92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम का निवेश म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग इक्विटी स्कीम्स में किया गया है। 10 साल में ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश की गई सबसे बड़ी रकम है। अब इस ग्रोथ का आगे कैसे फायदा उठाया जाए और कैसे म्यूचुअल फंड निवेश से ज्यादा मुनाफा कमाया जाए, इसके लिए सबसे पहले लॉन्ग टर्म निवेश के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। मौजूदा म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ट्रैक रिकॉर्ड देखकर और उनकी तुलना करने के बाद ही स्कीम्स का चुनाव करें। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश को सुरक्षित माना जाता है। मिड कैप स्कीम्स का प्रदर्शन भी अच्छा रहता है, बशर्ते उनमें निवेश की अवधि कम से कम 10 साल हो। एडवाइजर की सलाह पर स्मॉल कैप स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं। स्कीम का चुनाव करने में फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि आपको ज्यादा रिटर्न हासिल करने के लिए खुद भी चंद बातों का ध्यान रखना चाहिए। फंड का एक्सपेंस चार्ज कम होना चाहिए, खासकर अगर निवेश कम अवधि के लिए किया जा रहा हो तो फिर रिटर्न को एक्सपेंस चार्ज घटा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन और एजेंट के कमीशन की पड़ताल करने के बाद म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में भी निवेश करके आप रिटर्न को कम होने से बचा सकते हैं। किसी भी निवेश माध्यम के लोकप्रिय होने का पैमाना आजकल आसानी से आंकड़ों की जुबानी सामने आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स और निवेशकों की दूरी घटने के कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको बताते हैं। पिछले 8 महीनों में 25 लाख नए निवेशकों ने म्यूचुअल फंड निवेश शुरू किया है। म्यूचुअल फंड निवेशकों की गिनती देश में 1,70,00,000 तक पहुंच गई है, यानी देश के कुल करदाताओं का आधा और पैन कार्ड धारकों का 10% हिस्से के बराबर। पिछले 8 महीनों में 35 लाख म्यूचुअल फंड अकाउंट्स खोले गए हैं। अकेले इक्विटी सेगमेंट में ही 27 लाख म्यूचुअल फंड खाते खोले गए हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 13 लाख करोड़ को पार कर गए हैं। इन आंकड़ों के मायने हैं कि इक्विटी से मिलने वाले मोटे रिटर्न की मलाई को अब निवेशक छोड़ना नहीं चाहते हैं।
ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से जीवन में तय किए गए लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता क्यों इक्विटी को कहा जाता है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना क्यों सहूलियत भरा माना जाता है और कैसे इसमें किया गया निवेश बेहतरीन मुनाफा दे सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं अब ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीईओ विकास सचदेवा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आने के लिए, धनदौलत पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि 2015 में हालांकि शेयर बाजार ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन अच्छी चीज जो एक देखी गई वो ये थी कि छोटे निवेशक लगातार इन्वेस्ट करते रहे। एसआईपीज जो थी वो भी काफ़ी हद तक अपनी बरकरार रखी। ये एक अच्छा साइन है कि कम से कम जागरूकता जो है कि इक्विटी में आपको निवेश करना ज़रूरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, और करना है तो म्यूचुअल फंड के ज़रिए करना है, ना कि खुद जाके बिना रिसर्च के स्टॉक पिक करते रहें जाके। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और क्या कहेंगे आप? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप देखें 1995 में ये पहले प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स ने शुरू किया था। 20-25 साल हो गए इस बात को। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स ने एसआईपी का कॉन्सेप्ट वगैरह प्रमोट करने की कोशिश की है। तो जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, जिन लोगों ने पैसा बनाया एसआईपीज के थ्रू, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से देखें तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने एसआईपी में, जब दे केप्ट गोइंग, उन्होंने एसआईपी बंद नहीं किया, 2-3 बिजनेस साइकिल्स भी निकल के चले गए, स्टॉक मार्केट साइकिल्स निकल के चले गए, उसके बावजूद इतना पैसा बनाया, तो आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड्स। दूसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि सेबी ने जो एक इंसिस्ट किया था कि 2 बेसिस पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए खर्च किया जाए, मेरे हिसाब से उसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट हुआ है, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। जो आज आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जो एजुकेशन देख रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों को पता चला है कि एसआईपी में पैसा डालना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इमीडिएटली दिखेगा नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक तो लोगों ने रिटर्न देखे हैं और दूसरा लोगों की जागरूकता बढ़ी है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज कैंपेन्स, जिसकी वजह से ये मैच्योरिटी इन्वेस्टर ने दिखाई है। विकास, हालांकि बहुत प्रोग्रेस हुआ जैसे आपने कहा, लेकिन अभी भी काफ़ी काम और बाकी है फाइनेंशियल एजुकेशन पर, और यही कोशिश हमारी भी रहती है, आपकी भी रहती है। और मैं आपसे ये पूछूंगा अब अगला सवाल जो है मेरा, कि अब एक नया साल शुरू हुआ है और कई जो खासकर यंग लोग हैं वो ये सोचते हैं कि निवेश मुझे तब करना है जब मेरे पास काफ़ी पैसा हो, और ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि एसआईपी जिसके बारे में आपने जिक्र किया, ये आप 500,000 से भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। ये वेट करना कि मैं वेट करूं जब मेरी इनकम थोड़ी और बढ़ जाए या जब मेरी पोजीशन और हो जाए, यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, खासकर जो हमारे युवक हैं इस देश के। तो एसआईपी में किस तरह से, कितने पैसों के साथ शुरू कर सकते हैं आप निवेश, इसके बारे में बताइए। आपका क्वेश्चन मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। पहली बात तो आपने बोला है कि एसआईपी यंगस्टर्स को शुरू करना चाहिए। बिल्कुल शुरू करना चाहिए। 500 रुपये में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। माइक्रो एसआईपीज हैं जो 50 रुपये में भी आदमी शुरू कर सकता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन विवेक, आप और मैं, हम लोग दोनों, अगर 20 साल पहले किसी ने हमको बोला होता आप एसआईपी में डालो, तो शायद हम नहीं सुनते उनकी बात। हम बोलते हैं अभी तो हमारी खेले खाने की उम्र है, हम इतनी जल्दी क्यों इन्वेस्ट करना शुरू करें। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक पर्सपेक्टिव सही है। अगर आदमी को खर्च करने की अकल नहीं आए तो फिर उसको कमाने की भी अकल नहीं आएगी। तो यू हैव टू ड्रॉ बैलेंस समवेयर। हम लोग एक्चुअली करने की कोशिश क्या करते हैं, यूथ को बोलते हैं कि तुम सब कुछ रोक के अभी से रिटायरमेंट के लिए प्लान करना शुरू करो, जो आज का यूथ समझेगा नहीं। बिकॉज एवरीथिंग इज़ बीइंग बॉट ऑन क्रेडिट। आप मोबाइल फ़ोन से लेके गाड़ी क्रेडिट पे ले सकते हैं, आप ईएमआई पे भर सकते हैं। तो उनका जो अट्रैक्शन है उस चीज़ में है। वी आर टर्निंग इनटू अ कंज्यूमर इकोनॉमी। तो मेरा ये मानना है कि ये भी चलते देना चाहिए। यूथ को अपने आप ही मेच्योरिटी आएगी। आप उनको बोलते रहिए, उनको डेमोन्स्ट्रेट करते रहिए। इवेंचुअली आई थिंक मनी विल स्टार्ट कमिंग इन। आई हैव अ 19-year-old इन माई हाउस, एंड इफ अगर उसमें बोलना शुरू करूँ कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू करो, बोले डैडी अभी तो मैंने दुनिया देखनी शुरू की, आप कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट की बात करने की बात करें। तो थोड़ा बहुत आदमी को खर्चने की भी अकल होनी चाहिए, तो ही कमाने की अकल आएगी। ये मेरा एक पर्सनल बिलीफ है। एंड आई थिंक टुडेज यूथ इज़ वेरी वेरी मैच्योर। खर्चिए मत, ये कोई नहीं कह रहा है। ये हम नहीं कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल खर्चिए ही नहीं या ज़िंदगी को एंजॉय ना करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा 500 रुपये, 1000 रुपये भी अगर आपके पास बच जाते हैं सब खर्चा करके, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दें, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक ये जो आपने वर्ड थोड़ा यूज़ किया है ना, वो बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है।
थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी कुछ हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखें कि आज के यूथ के पास जो रोल मॉडल है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने शायद कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया ही नहीं होगा। अगर 14% फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है इस कंट्री के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि लोगों ने हमेशा या तो गोल्ड या तो बैंक एफडी में डाला होगा। तो आज के यूथ के सामने वो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट भी नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैच्योरिटी आएगी, बिजनेस साइकिल्स देख के मैच्योरिटी आएगी, आसपास में लोगों से बात करके मैच्योरिटी आएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालने में तो कोई बुराई नहीं है। एंड आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू योर चैनल टू टेल द यूथ कि आप चालू तो करिए, इसका इम्पैक्ट आपको 5-7 साल बाद दिखेगा, लेकिन आज चालू करिए। बहुत से सवाल भी आए हैं विकास हमारे दर्शकों से, कुछ लेने की कोशिश करते हैं। श्वेता सिंह का ये सवाल हमें मिला है, ये SIP के जरिए ELSS में निवेश करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि किस तरह से फंड का चुनाव करना चाहिए। हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपए तक निवेश कर सकती हैं ये, लेकिन समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर कैसे फंड में निवेश करने का फैसला किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे निवेश करने का फैसला करता हूँ। मैं 2 चीज़ें करता हूँ, मैं इनके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैं जो रैंकिंग्स की साइट होती है, जैसे आपकी वैल्यू रिसर्च रैंकिंग है, क्रिसिल रैंकिंग है, मैं उन पे जाके एक बार देखने की कोशिश करता हूँ। मनी कंट्रोल की रैंकिंग है कि क्या परफॉर्मेंस रहा है। रैंकिंग आपको ये बताता है कि परफॉर्मेंस कितना कंसिस्टेंट रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको शायद हैरानी होगी सुन के, लेकिन इस इंडस्ट्री में होने के बावजूद मैंने खुद ने एक फाइनेंशियल प्लानर रखा है, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रखा है मुझे एडवाइस करने के लिए, क्योंकि उसका फुल टाइम जॉब है सारे प्लान्स को देख के एनालाइज करके मुझे एडवाइस करना कि कौन सी स्कीम में डालूँ, कौन सी स्कीम में नहीं डालूँ। मेरा ये मानना है कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके जो डिस्कशंस है और डिसीजंस हैं उसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। विकास, ELSS की जो इन्होंने बात की है उसमें शायद ये बताना सही रहेगा इनके लिए कि अगर आप SIP करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि जो वो 12 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के, उसमें जो डिपॉजिट हुआ है आपका, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, केवल वही आपको टैक्स रिबेट दे पाएगा। ये समझना ELSS के बारे में शायद ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। एक और चीज़ है कि आपके हर एक इंस्टॉलमेंट जो SIP से आएगी वो 3-3 साल तक लॉक्ड इन रहेगी। लेकिन 1.5 लाख तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स रिबेट के लिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, क्योंकि आप जितने भी सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखेंगे, ELSS सिर्फ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जो आपको इक्विटी में एक्सपोजर देगा, और इक्विटी में देयर इज़ नो कैप ऑन रिटर्न्स पे कोई कैप नहीं है। मोर ऑफन देन नॉट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं काफ़ी अच्छा पैसा बना के निकालते हैं। और ये बात भी शायद कहना सही रहेगा यहाँ पे कि 12 महीने अगर आप बने रहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो टैक्स फ्री भी होते हैं, कैपिटल गेन्स नहीं लगता उन पर। बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 0 है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है विकास, आप मानेंगे, जो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि अगर आप 10 साल 12 साल में अपनी पूंजी कमा रहे हैं, बना रहे हैं, और फिर जब आप इसको बेचने जाएं या इस पे प्रॉफिट आप लेने जाएं और उस पर टैक्स लग जाए तो काफ़ी पैसा निकल जाता है। तो और ये इक्विटी में एक बहुत फ़ायदा है आज की डेट में हमारे देश में कि 12 महीने से ऊपर अगर आप रहते हैं तो आपके गेन्स बिल्कुल टैक्स फ्री हैं। बिल्कुल। लोग यूजुअली प्री टैक्स रिटर्न देखते हैं कि मेरे को कितना फिक्स रिटर्न मिल रहा है, लेकिन लोग पोस्ट टैक्स रिटर्न नहीं देखते, और आपका कहना बिल्कुल सही है। पोस्ट टैक्स रिटर्न से ही एक्चुअली आपका वेल्थ क्रिएट होता है। एक और सवाल आया है विकास महेश मेहता का। इनकी मासिक आमदनी है 42,000 रुपये। इन्होंने 50,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए हैं और 8,000 रुपये महीना इनका PF में निवेश जाता है। ये जानना चाहते हैं कि 3 से 5,000 रुपये महीने का म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करना चाहिए। इन्होंने निवेश की अवधि और अनुमानित रिटर्न की जानकारी भी मांगी है। मेरे ख्याल से 3 से 5,000 अगर आपके पास हो तो 2 या शायद 2 ही स्कीम में आपको लगाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आप एक ही स्कीम में लगाइए जी। ओके आपको जितने स्कीम्स आपके पास फोकस्ड होंगी मॉनिटर करना आसान होगा। अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक पास थ्रू व्हीकल है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं। अगर आप 4 लार्ज कैप फंड में SIP अगर करते हैं तो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो तो ऑलमोस्ट सेम है। 4 जगह से डाल के कोई मतलब नहीं निकलता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, एक मैक्सिमम 2 जगह पे डालिए, उससे ऊपर डाल के कोई मतलब नहीं निकलता है। अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए और उसका बेनिफिट उठाइए। इन्होंने एक और बात भी पूछी, अवधि जो होती है इक्विटी में जब आप निवेश करते हैं तो कितनी होनी चाहिए आपकी? मेरा ये मानना है आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो तब तक होना चाहिए जब तक आपको पैसे की ज़रूरत ना पड़े। 3 साल 5 साल ये सब एक इलस्ट्रेशन के लिए होता है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो जब तक आप रिटायर नहीं हो तब तक देखने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्योंकि अल्टीमेटली SIP में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग
का एक्चुअल बेनिफिट आपको 5-6 साल के बाद दिखना शुरू होता है, जब आपका पैसा बनाना शुरू करता है। सो मेरा ये मानना है कि जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़े आप उसको चालू ही रहने दीजिए। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी धन दौलत में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में निवेश के बारे में। इडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीईओ विकास सचदेवा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। राजीव वर्मा का ये सवाल हमें मिला है, ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट्स के जरिए निवेश करना सुरक्षित रहता है या नहीं। साथ ही पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना और सीधे कंपनी की वेबसाइट से निवेश करने में क्या अंतर है। ऑनलाइन नो प्रॉब्लम। आज की तारीख में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हैज़ बिकम वेरी सेफ। चाहे आप ई कॉमर्स साइट पे जाएं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की साइट पे जाएं, आई थिंक बैक एंड इंजन इज़ वेरी वेरी सिक्योर। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारी तो यही कोशिश रहती है कि इसको और सिक्योर किया जाए। जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट के थ्रू खरीदी जाए या कंपनी के वेबसाइट के थ्रू खरीदी जाए, आई थिंक अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो सेम ही है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर के व्यूज़ भी मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले मुझे क्वेश्चन किया था कि कोई एसआईपी में पैसा डालना चाहता है। अगर वो कोई डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो उनको एक रेंज मिल जाएगा कि कौन से अच्छे फंड्स हैं, किस में डालना चाहिए। अगर आप कंपनी स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सिर्फ उस कंपनी की डिटेल्स ही मिलेंगे, आपको कंपैरिजन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए धन दौलत पर और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी निवेश के किसी भी विकल्प जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस वगैरह से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। सवाल के साथ अपना फोन नंबर जरूर लिखें। धन्यवाद।